नाजरीन, तुर्की में बनने वाली दिरलिश सीरीज अर्तुरुल गाजी के ऑन एयर होने के बाद से अर्तुरुल गाजी अब गुमनाम शख्सियत नहीं रहे। लोग उनके बारे में सर्च करके मजीद जानने के ख्वाहिशमंद हैं। किताबों और गूगल के जरिए तारीख के इस हीरो के बारे में जब मालूमात इकट्ठी की गई तो शायकीन अर्तुरुल के बारे में ये हैरानी की बात समझते थे कि सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और तारीखी कुतब में अर्तुरुल की तारीख वफात के बारे में इख्तिलाफ राय पाया गया। किसी जगह पर 1280 ईस्वी से 1281 ईस्वी लिखी हुई है तो कहीं 1288 ईस्वी से 1289 ईस्वी दर्ज है। तारीख वफात के बारे में ये इख्तिलाफ राय क्यों पाया जाता है, इसके बारे में जानने की कोशिश की गई तो बहुत से मजीद हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए। आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल सबूतों के साथ अर्तुरुल गाजी की तारीख वफात के बारे में हकाइक फराहम करेंगे, इसलिए हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप मुफीद मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन, 1188 में पैदा होने वाला अर्तुरुल गाजी के बारे में अमूमन यही कहा जाता है कि वफात के वक्त उनकी उम्र 93 साल थी और उन्होंने 1281 में वफात पाई। उनकी दुरुस्त तारीख वफात में मुर्रखीन में इख्तिलाफ है। मशहूर है कि अर्तुरुल गाजी की वफात कई कबीले की सरदारी अपने बेटे उस्मान अव्वल के सुपुर्द करने के बाद सोगूत शहर में 1281 या 1282 में हुई। बाज दूसरे जराए से पता चलता है कि उनकी वफात 1288 या 1289 में हुई थी। तो नाजरीन, अब हकीकत क्या है, हम इस दौरान हुए वाकयात के तसलसल से जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम तारीखी कुतब में अर्तुरुल गाजी के बारे में लिखी गई मालूमात शेयर करें कि वो बहादुर नडेर जंगजू शख्स था जो अपने कबीले का दिफा करना बहुत ज्यादा खूब जानता था। लेकिन वक्त वो आ गया कि मंगोल हर तरफ तबाही फैला रहे थे, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। अर्तुरुल ने कुछ ही अरसे में अपनी शुजाअत व बहादुरी का सिक्का बिठा दिया। इन फतूहात का नतीजा ये हुआ कि बाकी बहुत से तुर्क कबाइल भी अर्तुरुल के साथ मिल गए और उससे अपना सरदार तस्लीम कर लिया। अर्तुरुल सुल्तान अलाउद्दीन के नाइब के तौर पर लड़ता रहा और उसकी ताकत में दिन ब दिन इजाफा होता रहा। अर्तुरुल ने बाज़ंतीनी सल्तनत के एक बड़े मुत्तहिदा लश्कर को शिकस्त दी। मुद्दतों इस जागीर को हासिल करने के लिए मुसलसल जंगें लड़ते रहे। 1281 में 90 बरस की उम्र में अर्तुरुल का इंतकाल हो गया। मुसन्निफ रहमतुल्लाह तर्कमन ने अपनी किताब में लिखा है कि अर्तुरुल गाजी की पैदाइश 1128 में हुई और उन्होंने 1281 में 93 बरस की उम्र में वफात पाई। वो सोगूत के मकाम पर मदफून हैं। अब हम रहमतुल्लाह तर्कमन की सवानह उम्री के मुताबिक इस बात को परखेंगे कि वो बैक वक्त तुर्क, अफगान और पाकिस्तानी होने का दावा कर सकते हैं। रहमतुल्लाह पैदाइशी तौर पर तुर्क हैं और ओगूज के पोते सालोर बिन ताग के आल से हैं। बाद अज़ां रहमतुल्लाह के दादा हक नजर और वालिद अब्दुल्ला तुर्कमन पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। यहाँ पर हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा में रहमतुल्लाह की पैदाइश हुई। उन्होंने इब्तदाई और सानवी तालीम हरीपुर में ही हासिल की। बाद अज़ां काबुल मुंतकिल हो गए और उनकी तहकीकात का दायरा अपने खानदानी ज़राए रहे हैं। इसलिए किसी हद तक इन मालूमात को दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो तारीख के मुताबिक उस्मान को सल्तनत जब मिली तो अर्तुरुल की वफात को 10 बरस गुजर चुके थे। दरमियान के 10 बरसों में क्या वाकयात ज़हूर पजीर हुए और अर्तुरुल की वफात के फौरन बाद ही उस्मान ने सल्तनत की बुनियाद क्यों नहीं रखी? इस जवाब की तलाश के लिए डॉक्टर मोहम्मद सोहेल तकूश की किताब तारीखुल उस्मानियीन में लिखा हुआ है कि इस खानदान की सियासी जिंदगी में हकाइक से ज्यादा कहानियां मंसूब हैं और उनके बारे में बस इतना ही मालूम है कि यह खानदान उस इलाके में कुछ अरसे ठहर रहा। इस कौल की सदाकत उन बहुत से पत्थरों और कब्रों से होती है जिनकी खानदान उस्मान के अजदाद की जानिब निस्बत की जाती है। अर्तुरुल अजीम सल्जूकी ममलुकत के बिखरने के बाद बनने वाली मुख्तलिफ सल्जूक इमारतों में से एक सल्जूकी इमारत सुल्तान कुनिया के सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी की खिदमत में पेश हुआ और ख्वारिज़मियों के खिलाफ जंगों में उसकी मदद की, जिसने बदले में उसे अंकारा शहर के करीब कुछ सरसब्ज इलाके जागीर के तौर पर अता किए। इस तरह से सल्जूकियों ने रूमियों के खिलाफ एक ताकतवर हलीफ पैदा कर लिया जो रूमियों के खिलाफ जिहाद में शरीक होता। ये ताल्लुक अर्तुरुल की सारी जिंदगी कायम रहा, यहां तक कि 1299 में उसकी वफात हुई तो उसके बाद क़यादत उसके बेटे उस्मान ने संभाली, जो कि अपने बाप की बाज़ंतीनी रूमियों के इलाके में तौसी की सियासत पर गामज़न रहा। जबकि एक दूसरी राय यह है कि उस्मानी इमारत दूसरी तुर्कमान इमारतों की तरह कायम हुई जिन्होंने सलाजूका रोम के बतन से जन्म लिया। चूंकि अर्तुरुल आली हिम्मत शख्स था, चुनांचे उसने सल्जूकी सुल्तान की अता करदा इलाके, उसके दिए गए लक़ब और सरहद की निगरानी और हिफाजत पर ही इक्तिफा न किया
بلکہ سلطان کے نام سے اناضول میں بازنطینی علاقوں پر حملہ شروع کر دیا۔ چنانچہ اس کی شہر پر قبضہ کیا اور اسے اپنی عمارت میں شامل کر لیا۔ اس طرح سے نصف صدی تک جو کہ اس نے اس سرحدی علاقے پر امیر کی طرح گزارے، اپنی عمارت کو توسیع دیتا رہا اور 680 ہجری 1281 عیسوی کو لگ بھگ 90 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی۔ جے شاہ کی کتاب میں درج روایات کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی، جبکہ فنکل لکھتی ہیں کہ عثمانی روایت کے مطابق ارطغرل نامی ایک قبائلی سردار شمال مغربی اناطولیہ میں آ کر سلجوق اور بازنطینی سلطنتوں کے بیچ کے علاقے میں آباد ہوا، اور اس روایت کے مطابق سلجوق سلطان نے ارطغرل کو سوگوت میں کچھ علاقہ عطا کیا۔ فنکل کے مطابق عثمانیوں کا پہلی بار ذکر سن 1300 کے قریب ملتا ہے۔ اسی وجہ سے ارطغرل کی تاریخ وفات درست نہیں مانی جا سکتی۔ اس وقت کے ایک بازنطینی مورخ نے لکھا ہے کہ سن 1301 میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ جنگ بافیوس کہلانے والی یہ لڑائی قسطنطنیہ کے قریب لڑی گئی تھی اور اس میں بازنطینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی، لیکن عثمانیوں کا بازنطینی سلطنت کی برابری کرنے میں ابھی بھی وقت تھا، اور جب ایسا ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک خاندان کا اچانک گمنامی سے نکل کر اتنا آگے آنے کے بارے میں کئی کہانیوں نے بھی جنم لیا۔ مزید یہ کہ سلطان علاؤدین قیقباد جب عثمان کی خدمت کا تہ دل سے مشکور ہوا اور اسے عثمان غازی، عثمان پاشا اور حارث الحدود الاعلی جاہ کا لقب عنایت کیا، اگر اس دوران ارطغرل زندہ ہوتے تو تاریخ میں ان کے بارے میں کچھ تو درج ہوتا۔ 1285 میں قلعہ قولاجہ حصار فتح کیا گیا تو اس دوران بھی ارطغرل کا ذکر موجود نہیں ہے، اسی لیے غالب امکان یہی ہے کہ ارطغرل نے 1280 سے 1281 کے درمیان ہی وفات پائی۔ سوغوت کے علاقے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارطغرل کو سلجوق سلطان سے ملا تھا، میں ارطغرل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے۔ مقبرے کی تعمیر 13ویں صدی کے آخر میں ہوئی، لیکن اس کی درست تاریخ کا تعین کرنا مشکل ہے۔ اس کو پہلے عثمان اول نے مجرد قبر کے طور پر تعمیر کیا، بعد میں یہ محمد اول نے اس پر ایک مقبرہ تعمیر کرایا تھا۔ 1757 میں مصطفیٰ ثالث کے دور میں اس کی مرمت اس طرح کی گئی تھی جیسے اسے دوبارہ سے تعمیر کیا گیا ہو، اور اصل عمارت کی حیت تبدیل کر دی گئی۔ 1886 میں عبدالحمید ثانی نے بحال کیا اور اس کے ساتھ ہی وضو کے لیے ایک چشمہ بھی تعمیر کیا گیا۔ ارطغرل غازی کا مقبرہ مسدس شکل کا ہے جس پر ایک گنبد بنایا گیا ہے۔ اس کا دروازہ مستطیل اور ایک چھوٹی سی جھونپڑی نما چھت جیسا ہے جس سے گزر کر مسدس نما مقبرہ میں پہنچا جا سکتا ہے۔ اس دروازے کے ذرا آگے کر کے 2 کھڑکیاں ہیں اور مقبرے کی دیواریں پتھروں کی ایک قطار اور اینٹوں کی صفوں سے بنی ہیں۔ مستطیل کھڑکیاں مقبرے کے اندر مغرب اور جنوب مشرق کی دیواروں میں بھی کھڑکیاں رکھی گئی ہیں۔